कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मिडिल ईस्ट जंग पर पीएम मोदी की नीति पर सवाल खड़े करने के लिए अपने नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया। आनंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति देश के हित को ध्यान में रखकर है। उन्होंने ऐसे वक्त में यह बयान दिया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर ईरान को लेकर हमलावर हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसा कहा हो। राहुल इन दिनों जहां भी पहुंच रहे हैं वो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में रहते हैं। असम में चुनावी रैली के दौरान भी राहुल ने तेल खरीद का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को काबू में कर रखा है। पीएम मोदी को तेल खरीदने के लिए ट्रंप से अनुमति लेनी पड़ती है। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है कि हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी जो है, जो हम तेल खरीदते हैं, वो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दी। आज हिंदुस्तान अगर दूसरे देशों से तेल खरीदना चाहता है तो परमिशन की जरूरत है। किसकी परमिशन? डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की। आज अगर हम रूस से, ईरान से, इराक से तेल खरीदना चाहते हैं, हम नहीं खरीद सकते बिना डोनाल्ड ट्रंप के पूछे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा डेटा डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दिया। वो हमारे डेटा के साथ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जहां भी उसको रखना है रख सकते हैं। और चौथी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान अमेरिका की कंपनियों से खरीदे हर साल। तो हमारे जो छोटे बिजनेस वाले हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। ऐसे में आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हाल के दिनों में तंज कसते हुए क्या कहा। 4 मार्च को ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की हत्या पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं। वहीं 24 मार्च को राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े करते हुए पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताया। इतना ही नहीं, महीने के आखिर में शेयर बाजार और महंगाई पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश के भविष्य के साथ सरेंडर कर दिया है। वहीं 1 अप्रैल को राहुल ने पीएम मोदी पर भारत की कृषि, ऊर्जा और डाटा अधिकार अमेरिका को सौंपने का आरोप लगाया। लेकिन राहुल के आरोप से कांग्रेस नेता आनंद शर्मा इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साफ लिखा कि पीएम मोदी देश के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बेवजह हमले और उसके जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में पैदा हुई स्थिति के कारण दुनिया भर में भारी उथल पुथल मच गई है और अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय आम सहमति और दृढ़ संकल्प का समर्थन मिलना चाहिए। सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की है ताकि राजनीतिक दल अप्रत्याशित और अस्थिर स्थिति के बारे में नीतिगत निर्णयों से अवगत कराया जा सके। आनंद शर्मा के इस बयान के बाद कांग्रेस में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता धर्मवीर गांधी ने कहा कि ताजा हालात में भारत की विदेश नीति कमजोर हुई है। यह आनंद शर्मा की निजी राय हो सकती है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कहा है और कहा कि दुनिया पीएम मोदी के विदेश नीति का लोहा मानती है। ये ट्वीट खुद इमेच्योर है, क्योंकि देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है किस तरह भारत ने अपनी पारंपरिक और एक जो दुनिया में जानी मानी जो एक विदेश नीति थी, कूटनीति थी, जो गौतम और गांधी का देश था, गौतम बुद्ध का और गांधी का देश था, उस देश को जो गुटनिरपेक्ष क्षेत्र धारणाओं का वो देश था और जिसने कभी हमेशा आक्रांता का कभी साथ नहीं दिया, आक्रांता के खिलाफ खड़ा है, उस
कूटनीति को, विदेश नीति को छोड़कर इस सरकार ने आक्रांता इजराइल और अमेरिका का साथ दिया, जो कि हमारी विदेश नीति को बिल्कुल उल्टा टांग देने वाली बात है। अगर इसको कोई व्यक्ति, कांग्रेस का हो चाहे कोई और हो, सफल विदेश नीति बताता और ये कहता कि सरकार ने इस हालात को बढ़िया हैंडल किया, तो मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। वो उसकी पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी जो उस व्यक्ति ने जो बयान दिया है। पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि आज अगर पूरी दुनिया में लोहा माना जा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का, भारत का सौभाग्य है कि भारत को एक ऐसा नेता मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में जिसको विदेश नीति की समझ है। पूरे दुनिया की उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी, और सब लोग जो भी देशभक्त होगा वो मोदी जी की तारीफ करेगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब आनंद शर्मा ने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की हो। कोविड के वक्त जब राहुल गांधी सरकार की नीतियों पर तंज कस रहे थे, उस वक्त आनंद शर्मा ने सरकार के वैक्सीनेशन और लोगों को सरकार के जरिए मिल रहे बुनियादी मदद की तारीफ की थी। ईरान इजराइल जंग में उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में शांति प्रयासों के लिए पीएम के ग्लोबल साउथ नीति के भी मुरीद रहे। आनंद शर्मा ने कई बार कांग्रेस में सुधार की मांग की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आनंद शर्मा ही अकेले ऐसा नेता नहीं है जो पीएम मोदी की तारीफ करते रहे हैं। शशि थरूर और मनीष तिवारी भी पीएम मोदी की नीतियों पर पॉजिटिव रिएक्शन देते रहे हैं। शशि थरूर ने इजराइल ईरान जंग के दौरान भारत सरकार के संयमित और संतुलित रुख को जिम्मेदार सरकार की बेहतरीन नीति बताया है। वहीं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार के कूटनीतिक प्रयासों को भी बेहतर कहा। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व को वैश्विक मंच पर एसेट की तरह बताया। तो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान मोदी सरकार के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि मुझे लगता है हम सही काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में विदेश भेजने का भी समर्थन किया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के अंदर ही चुनौती मिल रही है। राहुल गांधी के फैसलों से कांग्रेस के नेता ही सहमत होते नहीं दिख रहे। ऐसे में पीएम मोदी के खिलाफ राहुल के बयानों की धार कमजोर सी दिखती है। तो इसी पर बात करने के लिए दो लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ भूपेंद्र यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और स्वागत है वरुण पुरोहित जी आपका। आपको देख के मेरा दिल प्रसन्न हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। इसीलिए पहला सवाल आपसे कि भाई वरुण जी क्या हो रहा है? पहले शशि थरूर, उसके बाद मनीष तिवारी, अब आनंद शर्मा। मतलब राहुल गांधी के लाइन पार्टी के लोग, पार्टी के बड़े बड़े नेता लेने को तैयार नहीं हैं। उनकी थ्योरी को वो बाय नहीं कर रहे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, तो देश कैसे मान लेगा इस थ्योरी को भाई, जब आप ही के पार्टी के नेता नहीं मान रहे? दीपक जी, पहले तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। प्रश्न आपने कांग्रेस का किया। आनंद शर्मा मेरे इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आपको तो याद होगा। ममता दीदी उस समय महामंत्री हुआ करती। और ये बाहरी नहीं है, ये बाहरी नहीं है। आप बाहरियों पर ठीकरा फोड़ते हैं ना, ये तो आपके कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता। अब आपने खुद नहीं बोल दिया, उसी पे बोलूंगा मैं। आपने बोला ना जमीनी कार्यकर्ता, उस पर बोलूंगा। राजीव गांधी के दौर का टाइम था, इनको इंडियन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। साउथ अफ्रीका से इनका काफी लिंक हुआ करता था उस जमाने। ये राज्यसभा के नेता हैं, जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। आनंद शर्मा का कोई कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी या संगठन के लिए नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, G23 बना था, जब भी कहा, और मैं तो संगठन के कुछ पदों पे रहा, राष्ट्रीय पदों पे, स्टेट लेवल पे, सब पे बोला। आपने पदों पे रहते हुए बोला कि सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। इनकी जो कैटेगरी है मलाई चाटू सेटिंग बाजों की है। इनको राज्यसभा नहीं मिलेगी तो चिल्लाने लग जाएंगे, और संगठन में हार जाएंगे तो संगठन में बड़ा पद है तो CWC ले लो, जनरल सेक्रेटरी बना दो, और जीत जाओ तो केंद्र में मंत्री बना दो। खुद के चुनाव लड़के खुद की स्टेट में या जीत के नहीं आते, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है कभी। आप इनसे प्रश्न पूछना, अगर आप मेरा अनुरोध स्वीकार करो तो, कि भाई आपने पिछले 30 साल में कितने कार्यकर्ताओं की क्या मदद करी, उसका लेखा जोखा बना दे। कोरोना में कितने कार्यकर्ता आपसे मिलने आते थे, कितनों के लिए आप अस्पताल गए, किसी भी, जैसे मैंने गुलाम नबी आजाद साहब का भी एग्जाम्पल आपको दिया। G23 में अधिकांश लोग यही थे, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल ऐसे एक दो को छोड़कर। तो इनको यही अभी ये कार्यकर्ता का मुखौटा अपना लेते। कांग्रेस में दो प्रॉब्लम है। एक तो मलाई चाटू सेटिंगबाजों का एक इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इनको हर चीज में परेशानी होने लगी। दूसरा, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के आयातित लोग, जो राजीव गांधी के राहुल गांधी जी के टेन्योर में ये इकट्ठे हो गए कांग्रेस में, उनको राज्यसभा देने लग गए राहुल जी। तो जो मूल कांग्रेसी है वो तो सड़क पे ही पड़ा है, इसलिए कांग्रेस जीत नहीं पा रही, इसलिए मोदी सरकार के मजे हो रहे।
कांग्रेस पार्टी आज भी पूरी ताकत से 3 महीने में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक सकती है, पर राहुल गांधी जी का जो के आसपास का सिस्टम है वो गैर कांग्रेसी, और मैंने कहा आयातित कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया। अब आनंद शर्मा है, शशि थरूर के टाइम भी मैंने बोला चलो वो तो चुनाव जीत के आते हैं, आए तो हेलीकॉप्टर से थे कांग्रेस पार्टी में, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की इच्छा जागृत हो गई। अरे भाई आप सांसद हो, सांसद मंत्री बना दिया, और क्या चाहिए आपको? वर्कर कैसे बन जाओगे आप आए नहीं अग्रिम संगठनों से। लेकिन उसके बाद भी ये जो कश्मकश चल रही है, राहुल गांधी के ठीक की है। कमजोरी है, इनको बाहर नहीं करते पार्टी से, बाहर करते दूसरे दिन, लेकिन उसके बाहर करने के बाद मूल कांग्रेसियों को स्थान दे, जब तो चले। अरे बाहर करने कितनों के को बाद बाहर आप आए थे करेंगे तो भाई, लोगों को पार्टी खाली हो जाएगी अरे वरुण इनकी भाई। क्या हो जाएगा? और ये मैं कहीं खाली नहीं होती, क्या है इनका? भूपेंद्र क्या है? वरुण भाई आनंद शर्मा से रुकिए, क्या फायदा पार्टी? रुकिए, मैं भूपेंद्र यादव जी से एक बड़ा गंभीर सवाल करना चाहता हूं। ये सब इनकी साजिश है, ये सब इनकी साजिश है। ये मलाई चाटू, जितने आप मलाई चाटू सिटिंग बाज कह रहे हैं, इनको बीजेपी ऐसा इन्फ्लुएंस कर देती है कि वो मोदी जी के समर्थन में लिख देते हैं। भूपेंद्र यादव जी, यही है आपकी रणनीति कि राहुल गांधी को जितना एम्बेरस करा जा सके करा जाए? ऐसा कुछ नहीं है दीपक जी। मैं बता दूं कि मलाई चाटू तो लगता है कि ये प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं कि कांग्रेस का ये अपना अध्यक्ष को कहते हैं कि जो है ना ये बुड़बक है। इनका कहने का सेंस तो स्पष्ट हो गया कि जब चाहे तो मोदी जी को उखाड़ देंगे, यदि जो है ना राहुल गांधी चाह ले तो ये बात करते हैं। ये क्या बात करेंगे? ये सुन लीजिए दीपक जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि जब देश हित की बात आती है तो राजनीति छोटी पड़ जाती है। अच्छा, और आज कांग्रेस की अच्छा। वरिष्ठ नेता माननीय आनंद शर्मा जी ने वही सच स्वीकार किया। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि सवाल ये है कि जब उनके अपने ही नेता मोदी जी की तारीफ करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में अभी विरोध की राजनीति क्यों? क्या देश हित से ऊपर उनकी राजनीति होती है? ये स्थिति मतलब है। आप ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जब अपनी से दुकान देश बंद के कर दे? प्रधानमंत्री मतलब भूपेंद्र यादव जी, आप ये चाहते हैं राहुल गांधी अपनी दुकान बंद कर दे, बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना बंद कर दे और बिल्कुल बेरोक-टोक बीजेपी चलती रहे बेधड़क? आप ये चाहते हैं राहुल गांधी अपनी दुकान बंद कर दे? नहीं दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पाकिस्तान का एक सीरीज जब क्रिकेट का टीम उनका कप्तान हार जाता है तो पाकिस्तान अपना कप्तान बदल देता है। और यही राहुल गांधी 95 को इलेक्शन हार गए इसी देश की धरती पर, भारत में। अरे वो पाकिस्तान है, ये भारत है भाई भूपेंद्र यादव जी, वो पाकिस्तान है, ये भारत है। और ये कांग्रेस का गांधी परिवार है, यहाँ पर ऐसे नहीं हटाया जाता। गांधी परिवार तो न्यूक्लियस है कांग्रेस का, वरुण पुरोहित अभी बोल देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है दीपक जी कि ये जो कांग्रेस है वंशवाद और परिवारवाद के जो है बुनियाद पर टिकी हुई कांग्रेस। और ये इनका जो राहुल गांधी जी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के शिकायत करके एन कैन परकेन इनके गुर्गे जो है ना चाहते हैं कि देश की सत्ता हथिया लें, तो हम नहीं समझते हैं कि देश की भारत की जनता इनको स्वीकार करेगा अब कभी। ये कहीं नहीं 20 सालों में ही नहीं आएंगे। ये तो 59 साल के नौजवान कहते हैं। हम तो समझते हैं कि आने वाला समय में दीपक जी ये जब 63 साल का 61 साल का हो जाएंगे तो जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वृद्धा पेंशन स्टार्ट किए हुए हैं हमारे देश के गरीब लोगों के लिए, वो वृद्धा पेंशन के लायक इनका राहुल गांधी जी हो जाएंगे। ये क्या बात करते? ये कभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जो है ना तुलना इनकी नहीं की जा सकती। हाँ, मैं ठीक है। आपको बता दूं वैश्विक स्तर पर भारत की इतनी साख बढ़ी है दीपक जी कि उस साख से घबराए हुए हैं। देख तो लीजिए घबरा क्यों रहे हैं? अगर साख बढ़ी है भाई, अगर साख बढ़ी है तो घबरा क्यों रहे हैं? साख क्यों बढ़ी आनंद है। शर्मा से ट्वीट लिखवा रहे हैं भाई भूपेंद्र यादव जी? नहीं दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ईरान हो चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, ये सब भारत की शक्ति की ओर देख रहा है। हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी 2014 से जब से पिछड़ा का बेटा आया, इन लोगों का कलेजा वैसे वरुण पुरोहित जी, कैसे सक्सेसफुल इस देश में भूपेंद्र यादव जी की दाद दूंगा। भूपेंद्र यादव जी ये नहीं मान रहे कि हमने लिखवाया है ये ट्वीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के आसपास की जितने लोग हैं या तो उनको बीजेपी में शामिल करा लेते हैं या कुछ आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे लोग हैं जो सांसद हैं या पूर्व सांसद हैं या पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन तमाम लोगों से मोदी जी के पक्ष में ट्वीट लिखा लेते हैं। तो बीजेपी को साधुवाद देना चाहिए आपको कि आपकी पार्टी को एम्बेरस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती वरुण जी।
देखिए देखिए, दीपक जी, बात ऐसा आपने है, खुद ने कह भूपेंद्र जी दिया आपके लिए कि नहीं, वरुण जी कांग्रेस के लिए सवाल है। दीपक जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि कांग्रेस के नेताओं को लेके मोदी जी अपने साथ चले जाते। आज इनकी कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी, वो तो कह रहा हूँ, प्योरिटी तो है नहीं। पार्टी विद द डिफरेंस तो खत्म हो गई है अटल जी अडवाणी जी के समय की। जो भी कांग्रेस का नेता राहुल गांधी, गांधी परिवार का विरोध करे, अपने साथ ले जाओ, तो जो मूल बीजेपी का कार्यकर्ता है वो तो रो ही रहा है। लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जो है, अगर मूल कांग्रेसी जो है उनके हाथ में वापस आ जाए, जो गैंग ऑफ वासेपुर हट जाए, तो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की लीडर्स को लेके तो ये सरकारें बना रहे हैं। इनके पास तो लीडरशिप की फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री तो सारी कांग्रेस के पास है। हर पार्टी देख लो, ममता दीदी भी कांग्रेस से निकली है, कांग्रेस के शब्द का उपयोग कर रहे हैं। पुडुचेरी में भी वो सब, पूरे देश में कांग्रेस शब्द का ही उपयोग होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी मोदी सेंट्रिक होने के बाद भी सत्ता में कांग्रेस के आदमियों को लेकर, इसलिए कांग्रेस तो कहीं भारत की आत्मा है, उसके दिल से बाहर हो नहीं सकती। लेकिन राहुल गांधी जी का जो मैंने सेंट्रल सिस्टम की बात की, उसको दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है। ये तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी ओल्ड नहीं है, अभी भी जवान है पार्टी, सारे युवा पार्टी में आने को रेडी रहते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा, अग्रिम संगठनों का कचरा किए जा रहे हैं। अग्रिम संगठन में आप विश्वविद्यालय और पार्टी मजबूत कैसे होगी? वो जब होगी जब कांग्रेस के जो मूल विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो कंट्रोल करेंगे। तो ये जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो, इसमें अधिकांश में फिर कह रहा हूँ, इनके चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी का काम बढ़िया हो जाता है। वो अपने अरे आप मनीष निपटेंगे ऐसे तिवारी लोगों यूथ से जो कांग्रेस के कांग्रेस को अध्यक्ष रहे, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे। आनंद शर्मा यूथ अरे कांग्रेस के अध्यक्ष मुझे रहे। आनंद आईवाईसी के अध्यक्ष रहे, एनएसयूआई से जुड़े रहे। मैंने बताया, और आप ये कैसे कह मैंने सकते हैं शशि थरूर के बारे में, जो आपके केंद्रीय मंत्री रहे? ये तीनों मंत्री रह चुके हैं वरुण पुरोहित जी। तो आपका हाई कमान ऐसे लोगों को उपकृत क्यों करता है जो आपके शब्दों में मलाई चाटू और सेटिंगबाज है? क्यों उपकृत करता है, बता दीजिए ना। वही प्रश्न को मैंने उठाया। 3 बार जमाना, जब राज्यसभा से आ जाएंगे, सीडब्ल्यूसी में आ जाएंगे, ये ठेकेदार रहेंगे कांग्रेस के। तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं स्टेगनेंट वाटर बना ही दिया ना इन लोगों ने, इकट्ठे हो गए। आप जिनके नाम ले रहे हो, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है अपनी अपनी स्टेट्स में? आप मुझे बताओ, कौन जिता सकता है अकेला? चला जाए वार्ड का मेंबर नहीं जीते अगर पार्टी छोड़ दे तो। ये कांग्रेस के ऊपर एक जैसे जोंक होती है ना, वैसे हो गए पैरासाइट की, जैसे खून चूस रहे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी का। लेकिन उसमें रोल किसका? आला कमान का। आला कमान, आपने जो सही प्रश्न उठाया, आला कमान इनको उपकृति क्यों किया जा रहा है, मैं तो कई साल से ये प्रश्न उठा रहा हूँ, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सत्ता में नहीं आ रहे। इसमें मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का तो रोल ये नहीं, उनका रोल तो ये है कि कांग्रेस में जो कचरा हो जाए, कुछ हो जाए, उनको ले जा रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सारा ले जाए। मैं तो खुद कह रहा हूँ ले जाओ, तो कांग्रेस के नए लोगों को मौका मिले, लेकिन मूल कांग्रेसियों को मौका मिले, तो कांग्रेस पार्टी में सुधार होगा। और ये आपने कहा, मैंने खुद ने कहा, आनंद शर्मा के टाइम तो मैं खुद यूथ कांग्रेस में आया गया था, आनंद शर्मा जी अध्यक्ष थे, लेकिन राजीव गांधी का दौर था, तो आनंद आ गया। आनंद शर्मा जी को राज्यसभा में मिल गई, सब हो गई। लेकिन कुछ चुनाव तो लड़े खुद। चुनाव क्यों नहीं लड़ते? अपनी स्टेट में पार्टी को मजबूत करें। वो नहीं है ना, क्योंकि आला कमान की साइकोलॉजी जो है, वो उसमें मूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, आज की बात कर रहा हूँ, राजीव गांधी के दौर की नहीं कर रहा। तो राजीव गांधी ने कैसे बना दिया है वाईसी का अध्यक्ष आनंद शर्मा को, अगर वो मूल कार्यकर्ता नहीं थे? नहीं तो, आप भी दोहरी बात करते हैं। नहीं तो उस समय नहीं दोहरी नहीं कर रहा। उस समय मैंने कहा राजीव गांधी का दौर था, उस समय सब लोग आए, उसके बाद इनको मजा आ रहा है राज्यसभा में जाए जा रहे, क्यों नहीं चुनाव लड़ते? राजीव गांधी का दौर तो, राजीव गांधी ने तो अग्रिम संगठनों में जान फूंक दी थी, आपको पता है। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सबके अध्यक्षों को, सेवा दल अध्यक्षों को, कोई इक्का दुक्का रह गया होगा, बाकी पूरे देश में टिकटे दिए, एमपी एमएलए, जनता जान आई कांग्रेस पार्टी में। राजीव गांधी का तो दौर ही अलग था, उस दौर में ये लोग आए। लेकिन उसके बाद जो सेंट्रल सिस्टम, मैंने कहा ना, कई साल से मैं बात उठा रहा हूँ। फिर एक पचमढ़ी सेशन भी हुआ, आपको ध्यान, हमारे बाबूजी थे उस समय, उन्होंने ही करा था सब। उस समय एक व्यवस्था बनाई गई, एक कि भाई 20-20 हजार से कोई हार जाए 2 बार, उसको टिकट नहीं देनी, 2 बार हार गया तो टिकट नहीं। ऐसे कई बनाए फॉर्मूला, उसको लागू ही नहीं किया। लागू क्यों, कैसे करते? लागू करते तो ये लोग बाहर हो जाते। और सीडब्ल्यूसी आप देख लो, सीडब्ल्यूसी आज तो क्या आते तो बाबू लेवल के लोग आ गए, लेकिन सीडब्ल्यूसी जो सबसे मजबूत होती है केंद्रीय चीज हमारी सेंट्रल सिस्टम की, उसको क्या हाल कर दिया। तो ये लोग, आप इनका रिकॉर्ड निकाल लो 20-20, 30-30 साल का, या तो राज्यसभा या सीडब्ल्यूसी या महासचिव या केंद्रीय मंत्री, दूसरे को आने ही नहीं देना चाह रहे। लेकिन इनकी गलती मैं नहीं मान रहा, इनकी गलती आज भूपेंद्र यादव जी, वरुण जी रुकिए ना, वरुण जी रुकिए ना, वरुण, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। वाकई आपने काम कांग्रेस की पीड़ा कही है, लेकिन ये राहुल गांधी क्यों नहीं समझते? भूपेंद्र यादव जी, आज आपको कोई जरूरत नहीं थी। वरुण पुरोहित जी भी एक ट्वीट लिख देंगे कल, ऐसा है, लिख देंगे वरुण पुरोहित जी, एक ट्वीट आप भी लिख दीजिए, सराहना कर दीजिए विदेश नीति की। विदेश नीति जो दीपक जी, एक स्वाभिमान, एक एलिमेंट होता है, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, वो एलिमेंट को तो एलिमिनेट कर दिया मोदी सरकार ने, इसलिए विदेश नीति पे प्रश्न उठ रहा है।
नहीं तो नहीं उठता। मैं मोदी जी की कोई बुराई है मैं नहीं करता ऐसे, जैसे मोदी जी दिन भर नेहरू जी को सबको कोसते रहते हैं। हम तो किसी को कोसते नहीं, हम तो जो सिस्टम में गड़बड़ी है उसकी बात उठाते हैं। और आप लोग उसको, आप लोगों की वजह से ही हो रहा है सब कुछ देश में। जो इस सिस्टम को आप लोग सुधारने में लगे हो, पूरा जीवन आप लोगों ने दिया है इस चीज के लिए। मीडिया ही तो चला रहा है, जुडिशरी चला रही है देश को, पॉलिटिकल सिस्टम। वही तो मैंने कहा, पॉलिटिकल सिस्टम की तो हिम्मत ही नहीं रह गई देश को चलाने की। सब लूट खसोट में लग रहे हैं सारे, सांसद बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, लूट खाओ देश। ये तो पैरासाइटिक फॉर्मूला हो गया पॉलिटिक्स के अंदर। ये तो मीडिया को जब भी साधुवाद देते हो, तो कांग्रेस का भी एक धड़ा जो है उसको समझ में नहीं आ रहा, मीडिया को कोसते रहते। तो मीडिया तो अपनी ड्यूटी रह रहा है, फेस करो। फेस ठीक है। जब करोगे जब आप वर्क करोगे जनता। जी जी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं अरुण पुरी जी, 33 साल हो गए, दुनिया में ऐसा कोई राजधानी नहीं है जहां से मैंने रिपोर्टिंग नहीं की हो। व्हाइट हाउस से, चाइना से, क्रेमलिन से, 10 डाउनिंग स्ट्रीट से, यानी यूके से, सब जगह से, दुनिया के हर इलाके से मैंने रिपोर्टिंग की है। पर मैं इतना कहता हूं कि कम से कम भारत की साख और भारत के पासपोर्ट की इज्जत लगातार बढ़ी है। और मैं आपको ये बात बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से बढ़ना शुरू हुई। और मैं इसमें बोलता हूं, इसमें मनमोहन सिंह का भी कंट्रीब्यूशन है, मैं ये नहीं कहता उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन 2014 से लेकर 2026 तक भारत और मजबूत हुआ है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है। भूपेन जी, आपका क्लोजिंग कमेंट क्या कहेंगे? वरुण पुरोहित जी ने तो आपके मन की बात कर दिया है, पर आप चाहते होंगे कि कांग्रेस पार्टी दीपक ऐसी जी, ही मैं बनी बता दूं रहे, कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे आप जीतते रहेंगे। वरुण, देखिए वरुण जी, जो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता है कि हमारा बीजेपी के प्रवक्ता है। अब इन्हीं से मैं जानना चाहता हूं, ये बोल रहे हैं कि नेता बड़े जो है ना, ये आनंद जी के बारे में बोल रहे हैं कि इनको नहीं ये मिला तो ये इस तरह की बात करते। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अरे भाई, चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई काहे छोड़ दिए भाई? ये ना बताइए। जानते हैं दीपक जी, इन्होंने क्या किया कि जो भी जनाधार वाले नेता हैं उनको ये बर्दाश्त ही नहीं करते, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। आज देख लीजिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक, जम्मू कश्मीर का कौन है मुख्यमंत्री, वो बाहर चले गए, गुलाम नबी आजाद जी। आप बताइए कि ये सीएम रहे थे, वो बाहर। आपका पंजाब का जो है ना कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर, आप सीएम विजय बाहर। आप ये बताइए ना कि बड़े बड़े लीडर आपका, ये बताइए कि कैसे छोड़कर जा रहे हैं। कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री थे एम कृष्णा, वो भी बाहर। आप बताइए ना कैसे बाहर हो रहे हैं। ये इसलिए बाहर हो रहे हैं कि कांग्रेस के एक परिवार की पार्टी है। पूरे देश की जनता जान गई कि कांग्रेस जनाधार वाले नेताओं को इज्जत ही नहीं करता, और राहुल गांधी जी तो और इज्जत नहीं करते, जिसका कारण है कि आनंद शर्मा जैसे माननीय लोगों के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, ये बैठ करके टीवी चैनल पर गुड गुड बात कर रहे हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के विरोध में बैठकर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी के जो है ना पक्ष में बोल रहे हैं। हमको यही समझ में नहीं आ रही है। अरे मेरे भाई, आपके सारे नेता जितने डायनामिक पर्सनालिटी थे सब बाहर चले गए, क्या रीजन था? आपने इस बीमारी को जांचा क्या? ठीक है, पूछ लेते हैं। इसलिए था कि जब से राहुल गांधी जी इस देश में आए हैं मेरे भाई दीपक जी, इन्होंने कभी प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया, प्रभु श्री कृष्ण अच्छा, का नाम ले नहीं लेते, लिया। नाम ले ये लेते तो नाम छोड़ के लेते नहीं हम जाते। देखे होंगे। बताइए ना, नाम ले लेते तो छोड़ के नहीं जाते। ये नाम भी नहीं लेते, नहीं नाम लेते तो ठीक रहते, लेकिन ये दिखते हैं जानते हैं कहाँ? नमाज जहां पढ़ा जाता है वहां टोपी पहन के। ये कभी देखे हैं क्या रामनवमी में निकल करके मुरट्ठा बांध के घूम रहे हो? चाहे तो राहुल गांधी जी हो, चाहे तो ये आपका तेजस्वी जी हो, चाहे तो अखिलेश जी हो। पूरे देश में जितने भी ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, ये जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं दीपक जी, इस देश को मटिया में करने के फिराक में लोग था। अब इसी चीज को जो है ना इस देश की 140 करोड़ सम्मानित जनता ने भाप लिया, और ठीक है। 2014 में एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुन करके बार बार तीसरी बार आज विश्व का रिकॉर्ड बना दिया। इस देश के अंदर में मतलब 17 साल कोई प्रधानमंत्री नहीं बने, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी निर्माण पुरुष बना और यह रिकॉर्ड को तोड़ा। अभी क्या बात करेंगे? इनकी तो कांग्रेस मटियामेट हो गई। 264 में राहुल गांधी जी को दिया गया था, सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष बना करके, वो कहां चले गए? 100 सीट पर सिमट के रह गए।
अरे भाई जरा ये भी बताइए ना, अब 3 में है कि 13 में है? 95 को इलेक्शन हार गई कांग्रेस। क्या कर रहे हैं? देश की जनता तो आपको जो है ना धक्का देकर भगा रही है कि हमको ऐसा बौड़ाहा लीडर ऑफ अरे अपोजिशन 5 नहीं इलेक्शन अभी चाहिए। हो रहे हैं ना, ये देश की जनता समझ 5 गई इलेक्शन हो रहे हैं, जी। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं राहुल गांधी शतक 5 बनाएंगे। इलेक्शन 5 इलेक्शन हो रहे हैं अभी 5 राज्यों के, 95 के बाद 5 जुड़ गए तो शतक 5 बन राज्य जाएगा। शतक उड़ जाएगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं। हाँ एकदम ये शतक पुरा के ही दम लेंगे। लास्ट में देखिएगा प्रियंका गांधी, इनका प्रियंका वाड्रा जो है, क्या बात है वो मुकुल, मतलब तुष्टीकरण क्या की पकड़ है राजनीति आपकी करने के लिए कांग्रेस की एकदम आ राजनीति जाएगी। पर। मजा आ गया सुन के, आप राहुल से लेके प्रियंका तक पहुंच गए। लेकिन वरुण जी ये बताइए कि क्यों ये नेता छोड़ छोड़ कर चले गए? जो मुख्यमंत्री रहे, जो मंत्री रहे, क्यों कांग्रेस के अंदर से ये असहमति की बातें उठती हैं? कहीं तो कांग्रेस के इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ होगा। राहुल गांधी उस इकोसिस्टम को समझकर उसको दुरुस्त क्यों नहीं करते? मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है। दीपक जी, आपने कई जो नाम अभी रेफरेंस में आए चर्चा में, उनमें से कई तो मैंने कहा ना, मैंने जो कैटेगराइज किया उसमें चले गए, तो वो चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को लाभ होता है। लेकिन अभी हालिया में जैसे उड़ीसा की बात करो, सोफिया फिरदौस और उनके पिताजी कांग्रेस ने ही एक तरह से धक्का दिया उनको। बिहार में भी शकील अहमद साहब बढ़िया मजबूत आदमी थे 3-4 पीढ़ी से, और बड़ा समझदार मंत्री भी थे, सबसे मिलते थे, सबके काम करते। ऐसे लोग जो जनता के टच में रहे हैं, उनका जाना दुखद है। मैंने कपिल सिब्बल साहब जी के लिए भी कहा था G23 कमेटी में, वो कपिल सिब्बल जी का जाना दुखद। ये क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जो सेंट्रल सिस्टम है, जो राहुल जी के चारों तरफ इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, वो कांग्रेसी नहीं, मूल कांग्रेसी नहीं, वो आयातित है या गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के। तो वो समझते नहीं। आज भी मणिकम टैगोर ने इस्तीफा दे दिया कमेटी से। क्यों? टिकटिंग जो होती है, अब आगे की बात पे तो टिकटिंग या तो ठेका प्रथा, दिल्ली जाके सेटिंग करके टिकट लो, जो काम कर रहा है वो घर बैठा रहेगा, कितना इन्फ्लुएंशियल हो जाए, उसके कितने 5,000 आदमी इकट्ठे कर सकता हूँ, उनको मतलब नहीं। तो जिन लोगों ने गैंग ऑफ वासेपुर बना ली, उससे कांग्रेस को दिक्कत आ रही है। और ये राहुल गांधी को ही समझना। आपने सही कहा, न्यूक्लियस में तो अभी भी कहूंगा न्यूक्लियस गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी का, जब से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी देश के अंदर आई है। और उस न्यूक्लियस को ही ठीक होने की आवश्यकता है, जब भी तो पूरा मॉलिक्यूल ठीक होगा। ठीक है। मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस में थोड़ी सी गड़बड़। जी जी ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। वरुण जी आपने और रूपेन जी आपने बड़ी दिलचस्प बातें की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि शायद मैं चाहता हूं कि विपक्ष भी मजबूत रहे। सत्ता पक्ष जितनी मजबूत है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो। और मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता जो है इस सरकार को घेरने के लिए कुछ सार्थक मुद्दे उठाएं। मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं, वो मुद्दे जो सरकार पर चिपक भी पाएं। अब ये मुद्दे जो है चिपक नहीं पाते। जैसे सूट बूट की सरकार चिपक गया, ये चिपका। अडानी अंबानी चिपका, मुझे नहीं लगता चिपका, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी है, जैसे चलाना चाहें। मेरा विश्लेषण है एक पत्रकार के तौर पर।